Hello friends, this is Vivek. वेलकम टू द जियोग्राफी एकेडमी। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं डेमोक्रेसी का एक नया सफ़र। इस सफ़र में हम आपको ले चलेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के टूर पे और आपको टूर में दिखाएंगे कि जो कंट्री है वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं। हम आपको कंट्री का कुछ कहानी बताएंगे, कुछ कहानी किस्से सुनाएंगे और आपको उन कहानी को समझने के बाद, सुनने के बाद आपको ये डिसाइड करना है, आपको बताना है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं। बेसिकली हम ये कहानी क्यों पढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि आप ये चैप्टर देख रहे हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, तो हमें पहले इससे ये समझ में आ रहा है कि हम पहले इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा अप्रोच होगा ये होगा कि डेमोक्रेसी होता क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए, वाई डेमोक्रेसी। बट बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें कुछ कंट्री के टूर पे जाना है, तो वहाँ से हमें क्या सीखने को मिलेगा। वहाँ से हम सीखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका फ़ीचर क्या है, तभी तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे, तभी तो पता करेंगे ना कि वो एक तरीके से सही है या गलत है। तो हम चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो सबसे सिंपल वर्ड है किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने का, उसका वर्ड पकड़ते हैं हम लोग। तो ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, एक वर्ड से लिया गया है, डेमोक्राटिया। अब ये जो वर्ड है डेमोक्राटिया, ये दो अलग अलग ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है डेमोस और दूसरा वर्ड है क्राटोस। तो डेमोस का मतलब होता है पब्लिक या फिर पीपल, और क्राटोस का मतलब होता है रूल। तो इन सिंपल टर्म अगर आपको डिफाइन करना है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो मैंने आपके सामने ही रख दिया कि डेमोस का मतलब पीपल और क्राटोस का मतलब रूल। तो हम ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। कितना आसान था। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है इसको डिफ़ाइन करना, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है ये कई सेंस में यूज़ होता है। अलग अलग कंट्रीज ये क्लेम करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसी को हमें समझना है, क्योंकि ये सच में इतना आसान नहीं है। अगर हम सिंपली कह दें कि रूल ऑफ पीपल, तो जो रूल ऑफ पीपल है वो कैसे है। क्या वो डायरेक्ट रूल है या फिर इनडायरेक्ट रूल है। क्या वो इलेक्शन के माध्यम से रूल हो रहा है। इलेक्शन में भी हम देखेंगे कि वो इलेक्शन डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। तो इन तमाम चीज़ों को हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम, जैसे कि मैंने बताया कि हमें इसको डिफ़ाइन करना है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना है कि जो ये डेमोक्रेसी है, ये वर्ड यूज़ होता है जनरली कुछ गवर्नमेंट के लिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या होता है और गवर्नमेंट के टाइप कितने हो सकते हैं। तो अगर हम इस गवर्नमेंट को डिसाइड करें, इसकी बात करें, तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टेरिटरी है या फिर कोई भी कंट्री, एक सोसाइटी भी हो सकती है, और उस सोसाइटी के ऊपर में कुछ लोगों का रूल है। तो वो जो लोग हैं कुछ ना कुछ नियम बना करके, कुछ ना कुछ कानून बना करके वहाँ पे रूल कर रहे होंगे। तो जो लोग वहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो हम ये इन सिंपल टर्म कह सकते हैं कि वो वहाँ की गवर्नमेंट है जो वहाँ के लोगों पे रूल कर रही है। अब ये जो गवर्नमेंट है दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि यहाँ पे मेंशन है, और दूसरा हो सकता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, नेम से ही समझ में आ रहा है, वैसा गवर्नमेंट जिसमें हम इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं कि जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चूज़ करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे ही हमारे ऊपर रूल करते हैं। तो इस सिस्टम को कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो सिंपली इसका अपोजिट हो जाएगा। वैसा गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है उसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह देंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके समझा सकते हैं क्या। हाँ, बिल्कुल समझा सकते हैं। जैसे मोनार्की सिस्टम। तो जो मोनार्की है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक किंग रूल करता है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है डिक्टेटरशिप का।
तीसरा एग्जांपल हो सकता है आर्मी रूल का। तो ये सारे जो भी एग्जांपल्स हैं वो हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एग्जांपल्स। आगे इसमें ये डिस्कस किया गया है, जैसे कि मैंने बताया कि डेमोक्रेसी क्या होता है। अब इनको हम जनरल टर्म में डिफ़ाइन करें और भी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किसने किया था, तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने वाले एक पर्सन थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि डेमोक्रेसी जो है, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट या फिर इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जो डेमोक्रेसी है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता का जो शासन होता है उसको इन्होंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया कि डेमोक्रेसी है। लेकिन हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ध्यान रखना है। मैं पहले इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि जो डेमोक्रेसी होता है वो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है। तो मैंने अभी बताया, डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होता है, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे अभी। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं पीपल्स के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला की वर्ड है यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मैंने बताया कि गवर्नमेंट के फॉर्म कौन कौन हो सकते हैं। एक हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक हो सकता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरा हमने डिस्कस किया कि रूलर्स, यहाँ पे मतलब एक की वर्ड है यहाँ पे रूलर्स। तो यहाँ पर रूलर्स कौन है, क्या रूलर्स का मतलब यहाँ पे किंग है? नहीं, यहाँ पर रूलर्स का मतलब किंग नहीं है। यहाँ पर रूलर्स का मतलब वे पर्सन है, वे रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हमने चूज़ किया है इलेक्शन के माध्यम से। अब फिर यहाँ पे एक वर्ड है इलेक्टेड, यानी कि एक की वर्ड आ गया यहाँ पे इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी जब भी आएगा कहीं पे तो वहाँ पे ये जो वर्ड है इलेक्शन वो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे इलेक्शन भी हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे एक हो सकता है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन और एक हो सकता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें हम जनरली डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट का जो इंडिया में इलेक्शन होता है वो हम कह सकते हैं कि हम उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वे लोग वोट देते हैं जिसको हमने वोट देकर चूज किया हुआ है। तो ये होता है यहाँ पे इलेक्शन के अदर अदर फॉर्म्स। अब एक वर्ड है यहाँ पे कि पीपल। अब यहाँ पे पीपल का क्या मतलब है? पीपल में क्या सभी लोग आ जाएंगे जो किसी कंट्री के अंदर में रह रहे हैं? तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे पीपल में सिर्फ वही लोग आएंगे जिनकी एज 18 ईयर से अबव या फिर 18 ईयर हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पीपल में हमें उन्हीं लोग को काउंट करना है जिनके पास राइट टू वोट हो, जिनके पास वोटिंग राइट है, सिर्फ वही पीपल में काउंट होंगे। तो ये हमें डेफिनेशन समझना है। इसमें जो भी कीवर्ड्स हैं मैंने समझा दिए कि गवर्नमेंट का फॉर्म क्या हो सकता है, रूलर्स कौन है यहाँ पे, इलेक्शन किस तरीके से होगा और पीपल कौन है यहाँ पे। इसको अगर आप इस तरीके से समझिएगा तो आपको कभी भी इसको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं इसमें। अब इसमें हम कुछ फीचर्स देखने वाले हैं बेसिकली। जैसे मैंने बताया था ना कि मैं आपको कुछ कंट्री के टूर पे लेकर चलूँगा, तो एक्चुअली में जो हमारा टूर है वो अब यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले वो फीचर्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने अभी इसको डिफ़ाइन किया कि रूलर्स का क्या होता है, ये यहाँ पे इलेक्शन क्या है, पीपल क्या है, और यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट का फॉर्म है, ये मैंने अभी सब समझाया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। तो जो पहला फीचर होता है डेमोक्रेसी का, मेजर डिसीजंस आर इलेक्टेड लीडर्स। तो अब यहाँ पे मैं सारा का सारा फीचर एक बार यहाँ पे बताता हूँ। पहला फीचर होता है डेमोक्रेसी का, मेजर डिसीजंस आर बाय इलेक्टेड लीडर्स। दूसरा फीचर होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तीसरा फीचर होता है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। और जो लास्ट फीचर होता है चौथा यहाँ पे, वो होता है रूल ऑफ लॉ एंड
रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो ये 4 फीचर हैं, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो मैं अभी एक एक करके यहीं पे समझा देता हूँ ताकि हमें आगे चल करके दिक्कत ना हो। देखिए पहला जो फीचर है यहाँ पे, मेजर डिसीजंस आर बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कहीं पे भी डेमोक्रेसी है तो वहाँ का जो मेजर डिसीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाएगा, तब जा कर के हम कहेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। दूसरा मैंने बताया फीचर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या मतलब है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि वहाँ पे जो इलेक्शन है वो फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं इस वर्ड फ्री के साथ में। क्या यहाँ पे फ्री का मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में है? यहाँ पे कुछ पैसे का लेन देन है इससे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे फ्री का मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं है। यहाँ पे फ्री का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम किसका? फ्रीडम लोगों का। किस चीज़ के लिए? फ्रीडम लोगों का इस सेंस में कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद चूज कर पाएँ। उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो एसोसिएशन बना पाएँ, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर पाएँ। उनको ये एक तरीके से फ्रीडम होना चाहिए कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे पाएँ। और साथ में ही उनको ये भी फ्रीडम होना चाहिए कि अगर वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो भी कर पाएँ। ये होता है फ्री का मतलब। अब हम बात करें फेयर का, यहाँ पे क्या मतलब है? तो फेयर का मतलब है कि जो भी इलेक्शन होने वाला है, जो इलेक्शन हो रहा है, वो प्रॉपर मैनर पे हो, वहाँ पे कोई भी करप्शन ना हो, कोई भी डर्टी ट्रिक्स नहीं अपनाया जाए। ये होता है फेयर का मतलब। हम इसको एक एक करके काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं, अलग अलग कंट्री का एग्जाम्पल लेकर के। तीसरा जो फीचर मैंने बताया, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ये बहुत ही आसान है समझना कि यहाँ पे जो भी एक पर्सन है, पर्सन में यहाँ पे इंक्लूडेड है दोनों, ध्यान रखना है। जो भी यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है पर्सन, इस पर्सन में मेल एंड फीमेल दोनों हैं। तो यहाँ पे हर एक पर्सन के पास एटलीस्ट एक वोट होना ही चाहिए, और उस एक वोट का जो वैल्यू है वो मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, वो इक्वल ही होना चाहिए। ये होता है यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू का मतलब। जो लास्ट फीचर है यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जो रूल है वो लॉ का होना चाहिए, ना कि पर्सन का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे मोनार्की सिस्टम है जहाँ पे किंग रूल कर रहा है। तो जहाँ पे किंग रूल करता है वहाँ पे उस किंग का शासन होता है, उस किंग का एक तरीके से रूल चलता है, कानून चलता है, न कि किसी भी लॉ का कानून। वहाँ पे कोई कानून नहीं होता है, वो किंग ही खुद कानून है, खुद ही वो अपना लॉ बना रहा है। तो वहाँ पे पर्सन का रूल है, न कि लॉ का। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे पर्सन का रूल नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे लॉ का रूल होना चाहिए। इसीलिए हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब लोग समान हैं। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि यहाँ पे जो भी रूल होगा वो लॉ का होगा, कानून का होगा। अब आप तो कहेंगे कि इलेक्शन के माध्यम से तो हम तो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, पर्सन को चुनते हैं, तो रूल तो वो करते हैं हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली में। वो जो भी काम करते हैं वो लिमिटेड वे में करते हैं, और वो जो लिमिटेशन लगे हुए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगे गए हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे रूल्स लिखे गए हैं कि आपको इस रूल्स के हिसाब से ये काम करना है। तो जो भी यहाँ पर रूल चल रहा है वो उस पर्सन का नहीं चल रहा है जिसको हमने इलेक्ट किया है, बल्कि जो कानून है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसका रूल चलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री में रूल ऑफ लॉ होता है, न कि रूल ऑफ पर्सन। इसी में एक और वर्ड है कि रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि कहीं पे भी अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे सभी पर्सन के लिए एटलीस्ट थोड़ा ना थोड़ा सा राइट होना ही चाहिए। मतलब बेसिक राइट तो सबको मिलना चाहिए, एटलीस्ट सबको फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर मिल सके, जिसकी वजह से। तो ये जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स जिसको हम कहते हैं, इनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये राइट्स सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो ये चारों फीचर मैंने समझा दिए। अब हम सबको एक एक करके समझते हैं। तो चलिए, पहला जो कंट्री है जिसको मैंने बताया था कि हम टूर पे चलेंगे, पहला कंट्री है यहाँ पे पाकिस्तान। पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आपको बताना है कि क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है।
देखिए पाकिस्तान जो है यहाँ पे 1999 में जो यहाँ के आर्मी जनरल होते हैं वो एक कू करते हैं। कू का मतलब होता है तख्ता पलट करके रख देना, यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको वहाँ से हटा करके खुद उसकी गद्दी पे बैठ जाना। जो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटा करके खुद पाकिस्तान की गद्दी पे बैठ गए। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो गद्दी पे बैठे उन्होंने अपने आप को वहाँ का चीफ़ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ही यहाँ का अब चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ। और 2002 में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट तक बना डाला। उसके अलावा उन्होंने कई सारे रेफरेंडम्स लाए, जो भी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बदला और बदल करके जो उनका जो टाइम पीरियड था वो उसको एक्सटेंड कर दिया। फिर वो मतलब कई तरीके के रूल्स को लाए, कानून लाए, जिसकी वजह से जो भी एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कई बार बदला गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात अभी यहाँ पे ये है कि भले ही यहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में अभी भी जो गवर्नमेंट है जिसको पाकिस्तान की जनता ने चूज किया है वो अभी भी यहाँ पे है। तो ये गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी जो भी सारा का सारा डिसीजन है वो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ले रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस तरीके से पावरफुल बना लिया था, जो संविधान है उसको कई बार बदल डाला था। तो सारा का सारा जो पावर है इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अभी भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी अभी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को होते हुए भी सारा का सारा जो यहाँ पे डिसीजन है वो कौन ले रहा है? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो अब यहाँ पे आप ये बताइए कि क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी है? नहीं। क्योंकि अभी मैंने बताया ना पहला फीचर क्या था यहाँ पे डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का पहला फीचर ये था कि जो भी मेजर डिसीजन होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे समरी में बताया भी गया है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो उसी पर्सन के पास रहना चाहिए जो कि इलेक्टेड है लोगों के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे यहाँ पे फीचर्स की, जो कि है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर का क्या मतलब था। तो फ्री का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्रीडम होता है। फ्रीडम किसका? जो भी यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या फिर जो वोट देगा। अब यहाँ पे हमें दो अलग अलग कंट्री के एग्जांपल लेकर के समझना है, और फिर से आपसे वही सवाल पूछूंगा कि आप ये बताइए कि यहाँ पे सच में डेमोक्रेसी है या फिर नहीं। तो पहला जो कंट्री है वो है चाइना। चाइना में अगर इलेक्शन की बात हो रही है तो सबसे पहला चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका नेम क्या है। तो चाइनीज़ में इस पार्लियामेंट का नेम है कुआंगाऊ रेमनिन दाईबाऊ। तो जो भी इसको आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं आप करिएगा, लेकिन इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये ध्यान रखना है कि जो चाइनीज़ पार्लियामेंट है उसका नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भी लगभग 3000 लोग इलेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्शन है वो हर 5 साल पे होता है। तो यहाँ पे इलेक्शन तो हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या हम सिर्फ इस बेसिस पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है? हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इलेक्शन फ्री है या फिर फ्री एंड फेयर है कि नहीं। तो अब हम जब इसकी बात करेंगे तो चाइना में एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। और यही पार्टी जो है यहाँ पे वो एक तरीके से सिंगल, जो चाइना में है वो सिंगल पार्टी सिस्टम, यानी कि यहाँ पे सिर्फ यही एक पार्टी है। इसके अलावा और भी कुछ पार्टियां हैं जो कि इसी की अलाइज हैं, जो कि माइनॉरिटीज़ पार्टी हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो जब भी यहाँ पे इलेक्शन होता है तो आप ये बताइए कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है तो क्या लोगों के पास चॉइस है, फ्री है, लोगों के पास फ्रीडम है कि वो किसी और को चाहे तो चूज़ कर सकें? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है अलग से। वो फ्रीडम मतलब वो एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, वो किसी और को अगर चाहे चूज़ करना अदर देन दिस पार्टी तो वो नहीं चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे फ्रीडम है ही नहीं। तो चाइना में भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं है। तो चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा हम एग्जांपल लेंगे मैक्सिको का। अब मैक्सिको में क्या है? मैक्सिको में भी एक पार्टी है जिसका नाम है PRI। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरीज पार्टी। यहाँ पे है इसका फुल फॉर्म। जो ये पार्टी है PRI, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरीज पार्टी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो मैक्सिको है
भले ही यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे अलग अलग पार्टियाँ हैं, लेकिन फिर भी जब भी यहाँ पे इलेक्शन होता है तो जो जीतने का चांस होता है, जो पार्टी रूलिंग करती है हमेशा जो जीतती है वो है सिर्फ और सिर्फ पीआरआई। रीज़न ये है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शन होता है तो यहाँ पे कई तरीके के डर्टी ट्रिक्स अडॉप्ट किए जाते हैं, डर्टी ट्रिक्स अपनाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये इलेक्शन को जीतते हैं। अब ये इसमें कौन कौन से डर्टी ट्रिक्स हैं, जैसे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये इन जो भी मतलब इनके गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करते हैं, इनको इन इस पार्टी का जो भी मीटिंग होता है उसको एक तरीके से अटेंड करना पड़ता है। जो भी स्कूल के गवर्नमेंट के टीचर होते हैं वो मतलब बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि वो पीआरआई को ही वोट दें। जो मीडिया है जनरली इनके सारे इन एक्टिविटीज़ को भी इग्नोर करती है, चाहे वो किसी भी मतलब लोगों को सप्रेस ही क्यों नहीं कर रहा हो। जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर उनको क्रिटिसाइज़ कर रही है तो उसको भी मीडिया इग्नोर करती है। समटाइम्स मतलब यहाँ तक होता है कि जो लास्ट टाइम पे जो पोलिंग बूथ होता है जहाँ पे वोटिंग करते हैं लोग, उसको भी लास्ट टाइम पे चेंज कर देते हैं ये लोग, ताकि वहाँ पे इलेक्शन में गड़बड़ी किया जा सके। तो ये कई तरीके के डर्टी ट्रिक्स को अडॉप्ट करते हैं मैक्सिको में ताकि ये इलेक्शन जीत सकें। यहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे मल्टी पार्टी भी है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज़ है। भले ही यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, भले ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कंक्लूजन क्या निकला दूसरा, कि इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसी भी डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी कि जो एट प्रेजेंट पावर में है, जो गवर्नमेंट है, उनके पास ये फेयर चांस होना चाहिए कि वो लूज़ हो सकें, हार सकें। अब इसका क्या मतलब है, मतलब मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट है, तो हमारे पास ये पावर होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट को जब चाहें हरा सकें, वहाँ से गवर्नमेंट को गिरा सकें, तभी जा कर के गवर्नमेंट डरेगी हमसे और प्रॉपर काम करेगी। तो ये दो हमारे फीचर्स कंप्लीट हो गए। हम बात करते हैं अब तीसरे फीचर की। तीसरा फीचर मैंने बताया था वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो इसमें हम फिर से अलग अलग 3 कंट्री का एग्जांपल लेंगे और मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा कि आप बताइए कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं। तो पहला कंट्री है सऊदी अरबिया। 2015 यहाँ तक मतलब इस टाइम पीरियड तक जो सऊदी अरबिया है, यहाँ पे फीमेल्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। अब याद करिए, मैंने बताया था जो पर्सन है यहाँ पे वन पर्सन, तो पर्सन में मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वन पर्सन है इज़ इक्वल टू वन वोट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल के पास वोटिंग राइट ही नहीं है। तो सारे पर्सन के पास क्या वोटिंग राइट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सऊदी अरेबिया के एग्जांपल से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वन पर्सन इज इक्वल टू वन वोट नहीं है। हम वैल्यू की तो बाद में बात करेंगे, पहले वोट तो दो। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इस्टोनिया का। इस्टोनिया जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि इस्टोनिया जो है वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। अब इसकी जो एक तरीके से कंट्री है, जो आपको याद भी होगा, रशिया, इसी रशिया से बाउंड्री शेयर करता है हमारा इस्टोनिया। तो यह जो इस्टोनिया कंट्री है, इसमें बहुत सारे रशियन लोग माइग्रेट करके आकर के बस गए हैं। अब इस इस्टोनिया ने अपना जो एक तरीके से सिटीजनशिप रूल है कुछ इस तरीके से बना करके रखा हुआ है कि जो रशियन माइनॉरिटीज़ जो कि इस्टोनिया में रह रहे हैं, उनको वोटिंग राइट अगर लेना हो या फिर जो राइट टू वोट है उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है लेना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पे भी वन पर्सन इज इक्वल टू वन वोट नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये लोग वहाँ पे वोटिंग राइट ले पाते हैं, इवन किसी को तो नहीं भी मिल पाता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इस्टोनिया में भी डेमोक्रेसी है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे फ़िजी का। फ़िजी में भी यहाँ पे दो अलग अलग लोग रह रहे हैं। एक है यहाँ पे जो कि यहाँ के इंडिजीनियस फ़िजी हैं, जो कि ओरिजिनल नेटिव है वहाँ के रहने वाले, और एक यहाँ पे इंडियन फ़िजी जो कि इंडिया से माइग्रेट करके वहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है कि जो भी यहाँ पे नेटिव या फिर इंडिजिनियस फ़िजी हैं, इनका जो वोट का वैल्यू है यहाँ के इंडियन फ़िजी के वोट के वैल्यू से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे वन पर्सन इक्वल टू वन वोट तो है, लेकिन वन वोट इक्वल टू वन वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो क्या हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि यहाँ पे फ़िजी में भी डेमोक्रेसी नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी
नहीं है। तो ये तीसरा फीचर था कि कहीं पे भी अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट एंड 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन निकाला गया है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, जिसको मैंने अभी बताया आपको, और इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। आगे जो चौथा फीचर यहाँ पे है, जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिया है, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ फॉर राइट्स। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि जो रूल है वो लॉ का होना चाहिए, न कि पर्सन का। अब इसको भी हम एक कंट्री के एग्जांपल से समझेंगे, जो ये हमारा लास्ट टूर है जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिला 1980 में, यहाँ की वाइट माइनॉरिटी से, और वहीं पे रूल कर रही है। तो यहाँ पे एक पार्टी है ZANU-PF। अब इस पार्टी का एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है इसको यहाँ पे इंडिपेंडेंस दिलाने में, फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि इस पार्टी के जो हेड थे रॉबर्ट मुगाबे, जो इसके लीडर थे, अब ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके फ्रीडम स्ट्रगल में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके से फेमस भी रहे हैं। और जब भी यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में ये सिर्फ जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के जनरल मुगाबे, वो बार बार जीत रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये भी क्या करते हैं, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं जब भी यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हमें समझना है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी मतलब जब भी इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने लगते हैं, और यहाँ तक कि जो भी मतलब ये अपना पावर है उसको एक तरीके से इंक्रीज़ करने का कोशिश करते हैं, और जो भी यहाँ पे अलग अलग अपोजिशन पार्टियाँ हैं उनको हैरेस करना शुरू करते हैं। जो भी वहाँ उनकी मीटिंग्स होती हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, जो यहाँ पे पब्लिक लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं उनके अगेंस्ट में, उनको जो गवर्नमेंट है ये एक तरीके से इलीगल बता देती है। आगे हम इसमें देखने वाले हैं कि इसमें जो भी यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है जनरल मुगाबे को, तो जो भी यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है सबको ये इलीगल एक तरीके से घोषित कर रहे हैं। जो टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सबको एक तरीके से कंट्रोल करके रखे हुए हैं। सारा का सारा जो सिस्टम है ये इनके कंट्रोल में है। ये एक तरीके से अपने आप को लेस अकाउंटेबल बना, मतलब लोगों के प्रति ये अकाउंटेबल ही नहीं है, इनकी अकाउंटेबिलिटी लेस मतलब कर दी गई है इनके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि इन्होंने कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया हुआ है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे उन जर्नलिस्ट को भी हैरेस करती है जो उनके खिलाफ़ लिखते हैं, जो उनके खिलाफ़ कुछ बोलते हैं। तो ये हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रूल चल रहा है वो किसी जो यहाँ पे रूल चल रहा है वो किसी लॉ का नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी से सब कुछ कर रहा है। जो गवर्नमेंट है यहाँ तक कि इवन जो कोर्ट है, कोर्ट का जो कुछ यहाँ पे वर्डिक्स आते हैं या फिर जो भी वहाँ पे वही जजमेंट्स देते हैं, इनको भी गवर्नमेंट एक तरीके से इग्नोर करती हुई नज़र आती है हमें। और फाइनली हम देखते हैं क्योंकि इतना सारा ये मतलब प्रॉब्लम काम क्रिएट कर रहे थे तो इनको फाइनली 2017 में यहाँ से भगा दिया जाता है, यहाँ से आउट कर दिया जाता है। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि भले ही कोई आदमी पॉपुलर, कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, अगर किसी भी कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अगर रूल ऑफ पर्सन होगा, तो वो कंट्री है बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इस बेसिस पे भी अगर हम इस कहानी को भी समझें तो कहानी को समझने के बाद हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे भी रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि यहाँ पे रूल ऑफ पर्सन है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे में भी डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके समरी डेफिनेशन के बारे में। तो ऑलरेडी सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो जो रूलर्स होते हैं पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अब जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी अगर को सिंपली अगर डिफ़ाइन करना है, इसका हमें समरी निकालना है, तो हम क्या कह सकते हैं। तो डेमोक्रेसी वही होगा जिसमें जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड होंगे लोगों के द्वारा और डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो भी मेजर डिसीजन होंगे वो उसको लेंगे यहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स। दूसरा, इलेक्शन जो है किसी भी डेमोक्रेसी में वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए,
वो एक चॉइस देता है लोगों को, अपॉर्चुनिटी देता है कि जो भी अब करंट गवर्नमेंट है उसको चेंज कर पाए। अब ये जो चॉइस है या फिर अपॉर्चुनिटी है, ये उन्हीं लोगों के पास अवेलेबल है, मतलब ये सबके पास अवेलेबल है ऑन इक्वल बेसिस पे। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के कहा जा रहा है कि जो वन पर्सन है इज इक्वल टू वन वोट एंड वन वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू है। अब यहाँ पे टू एक्सरसाइज दिस चॉइस लीड्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल। जहाँ लास्ट फीचर हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ कैसे होगा, जब हमें कुछ लिमिटेशंस को एक तरीके से, जब हम कुछ लिमिटेशंस लगाएंगे, और लिमिटेशंस कैसे लगेंगे, वो लिमिटेशंस लगेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो पर्सन को कुछ राइट्स भी देता है, कुछ अधिकार भी देता है, और वही राइट्स जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट है उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाते हैं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फाइनली जो यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है। अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं वाई डेमोक्रेसी। तो अगर हम वाई डेमोक्रेसी की बात करें, तो चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर कुछ भी हो, जैसे ही सवाल आता है वाई, तो हमें पहले उसका एक तरीके से आर्गूमेंट देखना होगा, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में। तो अगर हम इसको समझ लें कि डेमोक्रेसी के फेवर में कौन कौन से आर्गूमेंट हैं और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कौन कौन से आर्गूमेंट हैं, तो हम ये आसानी से कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि वाई डेमोक्रेसी, क्यों होना चाहिए डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी से, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो पहला जो यहाँ पे आर्गूमेंट दिया गया है वो है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो पहला आर्गूमेंट ये दिया गया है कि जो भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती रहती है। इसलिए जो यहाँ पे डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो, इसमें ये कहा जा रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। यहाँ पे मॉरलिटी का कोई भी स्कोप नहीं है, यहाँ पे मॉरल थिंग्स नहीं होते हैं। आप कई बार देखते भी होंगे कि जो लोग हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट जब करते हैं तो इलेक्शन जीतने के लिए, हमने अभी भी बहुत सारा एग्जांपल देखा कि लोग कितने कई तरीके के डर्टी ट्रिक्स को अडॉप्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं होता है, इसलिए ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तीसरा जो यहाँ पे आर्गुमेंट यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये है कि सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेस। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी के लिए भी। अब उसको कैसे यूज़ करेंगे मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको। पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग एक तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी डिसीजन होता है, जो डिसीजन लेना होता है लोगों को, उसमें डिले होता है, लेट होने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, इलेक्टेड लीडर्स टू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजंस। तो जो भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उन्हें हमारे बारे में, मतलब जो हमारा बेस्ट इंटरेस्ट होता है वो पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बैड डिसीजंस को लीड कर सकता है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो यूज़ किया गया है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो ये बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं आपकी, जो डेमोक्रेसी है वो करप्शन को भी लीड करता है। अभी ये मेरे आर्गूमेंट नहीं है, बल्कि ये बुक में दिया गया है। क्योंकि आप जब भी देख रहे होंगे कि गांव में भी कुछ इलेक्शन होता है, अपने आप गांव में देख रहे होंगे कि जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है लोग पैसा बांटना शुरू कर देते हैं। तो वो एक तरीके से क्या है, वो करप्शन ही तो है। तो यहाँ पे भी ये आर्गूमेंट यूज़ किया गया है कि जो डेमोक्रेसी है इट लीड्स टू करप्शन। लास्ट यहाँ पे एक आर्गूमेंट यूज़ किया गया है कि जो भी ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो आम जनता है, उनको अपने अच्छे के बारे में पता नहीं होता है, दे डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जब उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो उनको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि क्या सही है क्या सही नहीं है, यानी कि उनको वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आर्गूमेंट है, ये यूज़ किया गया है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। अब मैं कुछ आर्गूमेंट दूंगा डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी के फॉर में। तो आपको उन आर्गूमेंट को सुनने के बाद फाइनली डिसाइड करना है कि डेमोक्रेसी इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला जो फीचर है यहाँ पे, जो पहला आर्गूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए,
वो है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, भले ही वहाँ पे कई सारे आर्गूमेंट यूज़ किए गए हैं, लेकिन पहला जो यहाँ पे आर्गूमेंट यूज़ किया गया है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अभी एट प्रेजेंट पे। रीज़न क्या है कि इट इज़ मोर अकाउंटेबल। यहाँ पे ये अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हमने देखा अभी, जो यहाँ पे ZNU PF जो पार्टी थी, वहाँ पे जो मुगाबे थे वो अकाउंटेबिलिटी को नहीं दिखा रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने उनको 2017 में वहाँ से हटा दिया। तो अब एक तरीके से ये जो डेमोक्रेसी है ये लिमिटेशंस क्रिएट करके रखती है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस रूल्स बना करके रखता है, तो जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल रहता है, वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ करेगा तो हमारे पास ये राइट है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वहाँ से हटा सकते हैं। अगला हम अगर यहाँ पे देखें तो जो अगला यहाँ पे यूज़ किया गया है वो ये है कि दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी एंड डिसीजन मेकिंग। तो जो वहाँ पे आर्गूमेंट यूज़ किया गया था कि डेमोक्रेसी में बहुत टाइम लगता है डिसीजन लेने में, तो वही टाइम जो है उसी टाइम की वजह से जो डिसीजन मेकिंग होता है डेमोक्रेसी में वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई डिसीजन लेना है आपको अकेले, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिसीज़न गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसमें। लेकिन वही डिसीज़न अगर एक ग्रुप जिसमें 10 लोग हैं उनके द्वारा काफ़ी कंसल्ट करके लिया गया है, कभी काफ़ी डिस्कशन करके लिया गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिसीज़न सही हो। तो वही यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक तरीके से कंसल्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, पार्लियामेंट में एक तरीके से डिस्कशन होता है, तो उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग होता है उसका क्वालिटी इन्हेंस हो जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्गूमेंट यूज़ किया गया है वो ये है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे हमें ये एक मेथड प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या फिर जो भी डिफरेंसेस होते हैं लोगों में उनको एक तरीके से डील कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो अलग अलग पार्टियाँ हैं, अगर उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो डेमोक्रेसी ही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। मोनार्की सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो यहाँ पे यूज़ किया गया है आर्गूमेंट, डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अब ये कैसे, जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स का डिग्निटी कैसे इन्हेंस करेगी। हमें अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, वो लोगों को फंडामेंटल राइट देता है, और वही फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि हमारे पास बेसिक राइट होते हैं कि हम चाहें तो हमारे पास मतलब कोई अगर किसी चीज़ का कमी है, तो जैसे आर्टिकल 21 को लेते हैं, हमारे पास है राइट टू लाइफ, हमें जीवन जीने का अधिकार है, वो भी डिग्निटी पूर्ण तरीके से। अगर हमें कुछ बोलना है तो हमारे पास है आर्टिकल 19। हमें कोई अगर रिलीजन को फॉलो करना है तो हमारे पास आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। तो ये जो भी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक तरीके से हमारे जो सिटीजन्स कंट्री में रह रहे हैं उनकी डिग्निटी को इन्हेंस करते हैं। तो इस अब इतने सारे आर्गूमेंट्स देने के बाद अब आपके ऊपर ये है कि आप डिसाइड करिए कि डेमोक्रेसी बैड है या फिर गुड है। अब लास्ट में एक और आर्गूमेंट यहाँ पे ये है कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। जो कि सबसे बेटर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी ही एक ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। गलतियों को सुधारने का मतलब, मान लीजिए कि गलती से हमने किसी एक ऐसे लीडर को चूज़ कर लिया है जो कि सही नहीं है, तो अगले इलेक्शन में हम उसको जब चाहे तब हटा सकते हैं और वो हमारी जो गलतियाँ हुई थी हमसे उसको हम सुधार सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा यहाँ पे आर्गूमेंट। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको डिसाइड करिए कि जो डेमोक्रेसी है वो गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैं अपनी तरफ से ये बता दूं कि हम इसको ना ही कह सकते हैं कि बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ना ही हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बहुत गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हम इसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट इस टाइम पीरियड पे जो सबसे एक तरीके से मोर अकाउंटेबल, सबसे बेस्ट जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो है डेमोक्रेसी। इसलिए हमें डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो जो सवाल था कि वाई डेमोक्रेसी, इसका जवाब यहाँ से मिलता है। अगर आप इन दोनों आर्गूमेंट को कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए।
ये जो इसका ब्रॉडर मीनिंग है इसको भी हमने अभी समझ लिया है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो चैप्टर था यहाँ पे डेमोक्रेसी का पूरा जो सफ़र था हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, आपको कोई क्वेश्चन हो जो पूछना हो, तो आप यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।